हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सोल। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 करने वाले हैं साइंस का, मैटर इन आर सराउंडिंग, क्लास 9th का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए आसपास, जब आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके आसपास बुक्स होंगी, कॉपीज़ होंगी, आपका बैग होगा, आपका पेन होगा, है ना, पेंसिल होगी। ठीक है, आप टेबल पे, चेयर पे बैठ के काम करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में है, ये सवाल ये उठता है कि आपके मन में कभी आए कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है कि हमारे आसपास में जो भी है, ठीक है, वो कैसे बना है, क्या है और किस शेप में है, किस स्टेट में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आर सराउंडिंग्स। मैटर इन आर सराउंडिंग से क्या मतलब है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब मैटर का मतलब हिंदी में पदार्थ होता है। ठीक है, हम इन आर सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखो, आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की। ठीक है, अलग अलग स्टेट में होती होंगी। मतलब कोई ऐसे ठोस होती होगी, कोई एकदम पानी की तरह तरल होती होगी। ठीक है, कोई हवा की तरह गैस होती होगी। काफ़ी अपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैटर क्या होता है। अब हम समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर मतलब हिंदी में पदार्थ। ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्स मतलब कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सब एक मटेरियल से बनी हुई है, जिसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया है मैटर। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास वो सब मैटर कहलाती हैं। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ मतलब जो सांस लेते हैं हम, जब ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन है उसको लेते हैं हम, तभी तो जी रहे हैं। ठीक है, ये तो पता होगा कि ऑक्सीजन इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है ना। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, पत्थर वगैरह, क्लाउड्स, बादल, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टार तारे, प्लांट पौधे, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है। सब कुछ, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब एक छोटी सी पानी की ड्रॉप, छोटा सा पानी का आप बूंद बोलो, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड मतलब मिट्टी का एक छोटा सा पार्टिकल या छोटा सा कण, उसको भी हम मैटर कहते हैं। मतलब सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के बताए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? मैटर। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ क्या कहलाती है? मैटर। ठीक है, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो हमारे पहले पहले जो इंडियन फिलोसफर्स होते थे, उन्होंने हमारे जो मैटर है, ये जो हमारा मैटर है, उसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे उसको हम बोल रहे हैं पंच तत्व। ठीक है, वो कौन से, मतलब जो हमारा मैटर है ना, वो इन सारी चीज़ों से मिलकर ही बना है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब आपको पता है हवा, हमारे आसपास की वायु। अर्थ मतलब हमारी धरती। ठीक है, फायर मतलब आग, स्काई मतलब हमारा आसमान, और वाटर मतलब पानी। इन 5 चीज़ों से मिलकर ही हर एक मैटर बना है। ठीक है, पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हमने मैटर पढ़ लिया। क्या होता है मैटर? एक बहुत ही, मतलब हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट है वो सब मैटर है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब जो हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं, मतलब जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो सब कुछ, वो सारे मैटर्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने। मतलब टाइनी मतलब होता है छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम ऐड करते हैं, उसके बाद एक मैटर बनता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो घर का, तो हम एक ईट एक ईट से ईट को जोड़ के पूरा घर बना देते हैं।
ठीक है, उसी तरीके से एक मैटर होता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को ऐड करके एक मैटर बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझना। मैटर कुछ भी ऐसा, कोई भी चीज़ जिसका दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस का क्या मतलब है, ऑक्यूपाई स्पेस का ये मतलब है कि वो कोई जगह घेरता है। ठीक है, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो एक जगह घेरती हो और उसका मास हो, मास मतलब उसका कुछ वजन हो। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, मतलब जिसका कुछ मास हो और जो एक स्पेस घेरता हो, एक जगह घेरता हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ऊपर एग्जांपल ले लो, ये देखिए यहाँ पे हम जो खाना खाते हैं वो एक भोजन होता है, हम थाली में रखते हैं तो वो थाली की जगह घेरता है ना। हम स्टोन की बात कर रहे हैं, कोई भी पत्थर की बात कर रहे हैं, तो वो पत्थर भी कहीं रखा हुआ है, जगह घेरता है, उसका कुछ मास होता है, उसका वजन होता है, आपने कभी हाथ में उठाया होगा, है ना। तो हर एक मैटर का वजन होता है, मास वजन होता है, और वो एक जगह भी घेरता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them and are continuously moving and they possess kinetic energy। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना, कोई भी एक पार्टिकल है, ये मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। सपोज ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो एक सॉरी ये एक मैटर है, इसको हम मैटर मान रहे हैं, कोई भी इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है इस तरीके से। तो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तब एक मैटर बनता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है ना। तो ये इनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बिटवीन देम, एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग का क्या मतलब है कि वो मूव करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। कंटिन्यूसली मतलब लगातार। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, ये एक मैटर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर स्पेस दिख रहा है आपको, इस तरीके से स्पेस बिटवीन दैम का मतलब इन सब के बीच में। ठीक है, एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। देखो इसको अच्छे से समझना है, मतलब जब ये मूव करते हैं तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो ये मूव करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है ना, तो उसके अंदर ना एनर्जी आ जाती है। देखो इससे समझ ही सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी से ही समझ सकते हो कि उसके अंदर एनर्जी आ रही है, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब कोई भी चीज़ है, आप देखोगे कि आप दूध भी गर्म करते हो, सपोज दूध भी एक मैटर ही है, क्योंकि दूध भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वो भी जगह घेरता है, उसका भी कुछ मास होता है, उसका भी कुछ वजन होता है, तो दूध भी एक क्या हुआ, मैटर हुआ। अब जब आप दूध गर्म करते हो तो क्या होता है कि उसकी स्मेल आपको आती है कि हाँ दूध गर्म हो रहा है ना, या घी गर्म होता है, कभी आप देखते हो घी की स्मेल आती है। ठीक है, वो कैसे आती है, क्योंकि जो घी के पार्टिकल्स होते हैं, वो घी के पार्टिकल्स जब हम नीचे से उसको हीट देते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं, तो घी के पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी जब आती है ना, तो वो तेज तेज मूव करने लगते हैं, तेज तेज दौड़ने लगते हैं इधर उधर, तो वो ना हवा में चले जाते हैं पार्टिकल, है ना। तो तब फिर जब हवा में चले जाते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो हवा के थ्रू, हमारी नाक से हम सांस लेते हैं, तो हमारे नाक के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ घी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से उनके पास जब हीट उनको मिलती है, किसी भी मैटर को जब हीट मिलती है, टेम्परेचर राइज होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है। आपने देखा गर्मियों में टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है ना, और सर्दियों में कितना कम होता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये जो पार्टिकल्स है ना, ये 3 मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाए। इन पार्टिकल्स के बीच में ना एक अट्रैक्शन भी होता है। एक अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने का मतलब देखो यहाँ पर ये देखो, कोई भी मैटर बना है तो वो क्लोज तो होंगे ही, बेशक उनके बीच में गैप होगा, लेकिन बंद के हैं, एकदम बंद के हैं वो, तभी तो एक शेप आएगी किसी भी मैटर की। देखो अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक ये पेन ही समझ लो, ठीक है, ये पेन है, तो ये पेन की जो बॉडी बनी है, इसमें ये पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, तभी तो ये पार्टिकल बना, मतलब ये पेन बना होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते तो क्या ये पेन ऐसे बन जाता, एकदम ठोस सा पेन बन जाता? नहीं बनता ना। तो पार्टिकल्स बहुत इसमें पास है, और पास क्यों है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स है, मतलब उनके बीच में एक दूसरे को खींचने के लिए बल लग रहा है। तो वो जो बल लग रहा है वो अट्रैक्शन का लग रहा है, आकर्षित कर रहे हैं वो एक दूसरे को, तो इसीलिए उसको बोला गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में, मतलब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो इसी के साथ हमने ये तो पढ़ लिया है, कुछ आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने ये जो पढ़ा है ना, इनकी आपको बहुत अच्छे से समझ हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस करने से हमारे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मतलब इसमें ये आपको दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है। तो आप देखोगे चेयर तो एक, मतलब आपने देखा होगा चेयर की एक प्रॉपर शेप होती है, चेयर एक मास, चेयर का वजन भी होता है, और चेयर एक अपने पास आसपास एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक जगह घेरता है, ठीक है। तो चेयर हमारा एक मैटर हो गया। एयर तो मैंने देखो आपको ऊपर ही एग्जाम्पल में बताया था, यहाँ पे एयर तो मैटर है ही, क्योंकि एयर तो हमारे हवा में है, तो उसने भी तो जगह घेरी हुई है ना। तो हवा तो हर तरफ होती है, ठीक है। एयर, लव क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है। ये कोई जगह नहीं घेरती, ठीक है ना, इसका कोई मास होता है, ठीक है। तो लव एक फीलिंग है, ये मैटर नहीं है, ठीक है। स्मेल, आपको एक स्मेल आ रही है, ये भी एक फीलिंग है कि हाँ आपको स्मेल आ रही है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। हेट भी, नफरत किसी से होना, ये हेट जो है, घृणा, ये भी तो एक फीलिंग ही है, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है, ये मैटर है। थॉट आपके दिमाग में एक सोच आई, आपने कोई विचार किया, तो वो तो दिमाग में एक विचार आया, वो उसका कोई मास नहीं है ना, तो वो एक मैटर नहीं है। कोल्ड भी एक मैटर नहीं है, क्योंकि ठंड, ये कोई मैटर है नहीं, ठीक है। लेमन, नींबू की एक शेप होती है, ठीक है, वो ऑक्यूपाई करता है मास, है ना, उसका कुछ वजन होता है, तो वो एक मैटर आएगा। लेमन वाटर, एक्चुअली ये लेमन वाटर है, मतलब लेमन वाटर आप जूस बनाते हो, है ना, तो वो नींबू पानी जिसको कहते हैं, तो ये लेमन वाटर पूरा है ये, ठीक है। तो लेमन वाटर जो है वो एक मैटर है, क्योंकि लेमन वाटर आप ग्लास में लेते हो तो ग्लास की जगह घेर लेता है उसका, जब आप पानी ले लेते हो उसमें तो ग्लास का वजन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की आपको स्मेल आ रही है, तो वो तो मैटर नहीं है, स्मेल आ रही है ना, तो इसलिए वो नहीं आएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका हमें रीजन देना है, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है ना। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, मतलब मैं सारा मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक स्मेल मतलब एक खुशबू या एक गंध कह सकते हैं,
हॉट सीजलिंग फूड की। हॉट सीजलिंग फूड का क्या मतलब है कि जो खाना बना हुआ एकदम गरम गरम बन रहा है, ठीक है, रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, मतलब एक स्मेल, जो खाना एकदम गरम गरम है उसकी स्मेल जो होती है वो काफ़ी मीटर दूर पहुंच जाती है। बट लेकिन टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, यानी कि जो खाना ठंडा हो चुका है उस खाने में से अगर हमें स्मेल लेनी है तो हमें यू हैव टू गो क्लोज, हमें क्लोज जाना पड़ेगा, उस खाने के पास जाना पड़ेगा, तब हमें स्मेल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही खाना गर्म हो, एकदम गर्म हो, तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, गर्म खाने की स्मेल इतनी दूर तक क्यों जाती है और ठंडे खाने की स्मेल को हमें बहुत क्लोज जाके क्यों सूंघना पड़ता है, दूर तक क्यों नहीं जाती? ये आपका क्वेश्चन है और इसका आप हमें रीज़न बताना है, ठीक है। तो द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने आपको ये ऊपर भी चीज़ें समझाई थी कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होती है, जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, जब हम देखिए आपका खाना गर्म कैसे हो रहा है, आप गैस पे गर्म कर रहे होंगे या चूल्हे पे गर्म कर रहे होंगे, कहीं भी, है ना, आजकल तो हर जगह गैस होती है, वैसे चूल्हे की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो गैस पे आप खाना बना रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपका खाना पहले गर्म हो गया, तो जो भोजन आप बना रहे हैं, जो खाना आप बना रहे हैं, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो उनके पास क्या होगा कि बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, जल्दी जल्दी इधर उधर घूमने लगेंगे, ठीक है। तो वो ना क्या उसके जो पार्टिकल्स है वो हवा में उड़ने लगेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी आ गई उनके पास कि वो इधर उधर दूर दूर तक घूमने चले जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स तो क्या होता है, दूर दूर तक घूमने चले गए तो कोई भी बहुत दूर भी अगर कोई इंसान बैठा है, कुछ मीटर दूर अगर इंसान बैठा, तो उसको भी वो स्मेल करेगा, वो जब खुद सांस लेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, कहीं सपोज सब्जी बन रही है कोई अच्छी सी, तो हाँ सब्जी की स्मेल आ रही है, इसकी कोई हलवा बन रहा है तो उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन वहीं अगर हलवा ठंडा हो गया, ठीक है, वो देखते हैं हम, तो हलवा ठंडा हो गया तो क्या हुआ कि उसके पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी वो डाउन हो गई, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर घट गया, है ना, तो टेम्परेचर घट गया तो उसकी एनर्जी भी डाउन हो गई। अब जब एनर्जी डाउन हो गई तो भाई फिर कहाँ जाएगा स्मेल, कहाँ से आएगी, फिर तो हमें पास ही जाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है एंड हैंस, यहाँ आगे देखो और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन द पार्टिकल ऑफ कोल्ड फूड, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, इसी हमने जो अभी समझा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जब हम हीट करते हैं पार्टिकल्स को, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मोर होता है पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड से। मतलब क्या, डिफ्यूजन का क्या मतलब है, डिफ्यूजन जो है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन किसी भी दो पार्टिकल्स को, कोई भी दो पार्टिकल्स हैं उनके, सॉरी, कोई भी दो मैटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक कोई अलग मैटर है, फिर दूसरा कोई अलग मैटर है, उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, इंटरमिक्सिंग मतलब एक दूसरे में मिल जाना, ठीक है, तो क्या होता है कि तब वो जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, उसी को, वो भी दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स की, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम देखो खाना बनाते हैं तो हम एक सब देखो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, एक चीज़ तो ऐड करते नहीं है, ठीक है। सब्ज़ी बनाने में आप सपोज़ आलू टमाटर या किसी की भी सब्ज़ी बना रहे हो, आप आलू ऐड करोगे, टमाटर ऐड करोगे, उसमें मसाले ऐड करोगे, तो अलग अलग टाइप के मैटर डाल रहे हो आप उसमें, और उसके भी पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन का जो रेट है, जो दर है, वो तो ऊपर जाएगा ही, है ना। तो इसीलिए जो गर्म खाना होता है या जो एकदम हॉट फूड होता है, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ गर्म हो रही है तो वो आपस में और भी ज़्यादा इधर उधर जा रहे होंगे, ठीक है, इधर उधर जा रहे होंगे तो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे पार्टिकल्स, ठीक है, तो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही होगी, है ना। तो इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा है किसका, गर्म खाने का, कंपैरिजन टू कोल्ड फूड, ठीक है।
सो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, एक डाइवर मतलब स्विमिंग पूल में जो तैराकी होता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो पानी के थ्रू अप निकल जाता है, वो पानी में स्विमिंग करके निकल जाता है। तो वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ठीक है, तो देखो, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। जो हमारा डाइवर है वो कट थ्रू का मतलब यही है कि उसके पानी में से तैर के गुजर जाना। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में से वो तैर के गुजर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग रही है, इट शोज दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे देखो समझने की बात है, पानी क्या होता है कि पानी को हम हाथ में ले लेते हैं, पानी आराम से इधर उधर फैल भी जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं यहाँ पे कोई ठोस चीज़ देखो, जैसे आप ये वाला पेन ही देख लो, यहाँ पे बहुत सारे, ये पेन इधर उधर फिसलेगा नहीं ना, इधर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर मैंने डाल दिया, ठीक है। मैंने अगर इसको ऐसे खड़ा कर दिया तो ये खड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये कहीं इधर उधर नहीं फैल सकता पानी की तरह, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, ठीक है, बहुत क्लोज तरीके से पैक्ड है, और तब ये सॉलिड बना है, इसको सॉलिड कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी होता है, पानी इधर उधर घूमता रहता है, इधर अगर हमने ज़मीन पे डाल दिया तो बहुत दूर दूर तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है, मतलब पार्टिकल्स जो उसके अरेंज है उसके अंदर, वो उसके पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे ये पानी का एक पानी है, पानी का मैटर है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना बहुत दूर दूर होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए पार्टिकल्स के बीच में जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा है इन पार्टिकल्स के बीच में, समझ पा रहे हो। इसीलिए पानी को हम इधर भी कर दे तो इधर चला जाता है ना। तो इसीलिए स्विमिंग पूल में जब कोई तैरता है तो वो पानी को ऐसे ऐसे नहीं करता, इधर उधर करता नहीं है, तो करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए कर पाता है वो, है ना। और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन तो कम हो गई, है ना। जब इनके बीच में स्पेस मतलब जो डिस्टेंस है, जो जगह है वो ज़्यादा है, दूर दूर है बहुत, तो अट्रैक्शन कम ही होगा, है ना, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए बोला गया है कि डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। मतलब जो डाइवर होता है वो स्विमिंग पूल से आसानी से तैर लेता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच के स्पेस को ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा गया है, ठीक है। एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो एबल होता है कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब हमारे जो मैटर जो है उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। मतलब जो मैटर है वो बना किससे होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है। तो उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, मतलब उसी के बारे में बताना है कि कैसे कैसे वो होते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ तीनों। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देखो कोई भी एक मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस होता है। बस बात यही है कि किसी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा, किसी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, किसी में बहुत ज़्यादा होगा, किसी में बहुत कम होगा, सिर्फ अंतर इतना है, लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब उन दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए बोला गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। देखो अगर पार्टिकल को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी तो वो कम घूम पाएंगे, अगर पार्टिकल के पास आसपास बहुत जगह खाली है तो वो ज़्यादा घूम पाएंगे। तो बस इतना फ़र्क होता है, लेकिन घूमते सब है, ठीक है।
पार्टिकल हैव इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वही बात फोर्स के साथ है कि पार्टिकल्स में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक बात ये हो सकती है कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर दूर दूर होंगे तो कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, अगर पास पास होंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, बस इतना ही फ़र्क है। बस उसी के हिसाब से हमारा पदार्थ भी बनता है, मैटर भी बनता है कि हाँ वो ठोस होगा या वो पानी की तरह तरल होगा या वो गैस की तरह एकदम होगा, है ना। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।